हेलो दोस्तों, भाई स्वागत है आपका बंसल क्लास चैनल में। और अब की बार आपसे थोड़ी मुलाकात लेट हुई है, पर अब जो मुलाकात हुई है अब लगातार मुलाकात होगी। तब दोस्तों सबसे पहले हमारा जो आज का क्राइटेरिया है, इट्स क्राइटेरिया टू कवर द एनसीईआरटी क्वेश्चंस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। तो दोस्तों हम सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी के एनसीईआरटी क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। और जो आप पढ़ रहे हो, ये सब आप एक चैनल में देख रहे हो, वो है बंसल क्लास चैनल। तो दोस्तों कृपया अपने दोस्तों से फॉरवर्ड करें, शेयर करें और उनकी हेल्प करें। अब देखिए अपना सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर में क्या कवर करना है। पहली बात तो इसमें हम कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे। ये अभी वो क्वेश्चंस नहीं है जो प्योरली एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, पर वो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, मतलब एनसीईआरटी के बीच में से उठाए हुए रैंडमली क्वेश्चंस, उन्हें हम बोलते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम कवर इन टेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, हमारे पास जो इन टेक्स्ट का पहला क्वेश्चन है, भाई इलेक्ट्रिक सर्किट मींस क्या है। हमारे पास इन टेक्स्ट का पहला क्वेश्चन है, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारे पास व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मींस। इलेक्ट्रिक सर्किट मींस क्या है भाई। इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब क्या होता है। अगर मैं इनके आंसर्स को यहां लिखूं तो भाई देखो सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रिक सर्किट मींस मतलब होता है कि भाई मान के चलो ये कंप्लीट सर्किट, यहां ऊपर की तरफ ने एक बल्ब कनेक्ट कर दिया है और यहां से ये सर्किट पूरा कंप्लीट है। यहां एक बैटरी है और यहां आपको स्विच प्रोवाइड किया हुआ है। अभी ये स्विच कैसा है, ऑन कंडीशन में प्रेजेंट है। तो यहां से करंट सप्लाई हो रहा है, अल्टीमेटली जा कहां रहा है, इधर करंट आ रहा है। क्या हो रहा है, कंप्लीट सर्किट है। कंप्लीट सर्किट है तो क्या होगा, प्रॉपर इलेक्ट्रॉन्स या बोल सकते हैं प्रॉपर करंट का फ्लो होगा। और यही हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक सर्किट मींस। समझ में आ गया भाई। दूसरा हमसे बोल रहा है डिफाइन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट डिफाइन करिए। क्या है हमारे पास यूनिट, एंपियर, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई डाउट। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिस्टिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। फॉर्मूला देखिए, सॉल्यूशन किसका है ये भाई, क्वेश्चन नंबर थर्ड का। तो यहां पर हमसे बोला गया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है 1 कूलम चार्ज में। तो 1 कूलम चार्ज मतलब कि भाई Q की वैल्यू आपको कितना दे दिया, 1। और हमसे क्या बोल रहे हैं, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करने के। आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है कितना होता है, 1.6 × 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है हमें, और जो कैसा होता है, माइनस का होता है। उसके बाद हमें आपको कैलकुलेट करने है कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे। तो हमारा फॉर्मूला है Q = Ne। Q की वैल्यू 1, N की वैल्यू भी निकालनी है, E की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.6 × 10 की पावर माइनस का 19। तो बेटा यहां से जो n की वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 6.25 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे नंबर ऑफ। और आप जानते हो नंबर की कोई ऐसा यूनिट नहीं होती, तो यहां पर भी कोई ऐसा यूनिट नहीं आएगी। कोई डाउट भाई। तो भाई पहले के हमारे 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, चौथे क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेम द डिवाइस दैट विच टू मेंटेन Name the device that help to maintain a potential difference across a conductor। ऐसा कौन सा डिवाइस है जो कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए आता है। वोल्टामीटर। तो आंसर क्या चला जाएगा इसका, वोल्टामीटर। वोल्टामीटर। तो इसका दोस्तों आंसर क्या चला जाएगा, वोल्टामीटर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। How much energy is given to each coulomb of charge passing through 6 volt battery। हमें बताना है कि कितनी एनर्जी पास आउट होगी। तो फॉर्मूला हमारे पास, फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है एनर्जी के पर्पस से। हम जानते हैं कि भाई क्वेश्चन नंबर 5 को लिख लेते हैं हम पहले एक बार सॉल्यूशन। उसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन होगा W V work done upon bringing up 1 coulomb positive charge is known as a potential difference। बहुत बढ़िया। तो यहां पर B क्या हो गया हमारे पास, 6 वोल्ट। W
हमें चार्ज W निकालना है, मतलब एनर्जी निकालना है अपॉन Q। Q कितना है? हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज। ईच कूलम मतलब होता है भाई 1 कूलम की बात कर रहा है, तो W की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? 6 जूल। यही तो हमारे पास बंधन है, मतलब यही एनर्जी है। ये भी क्वेश्चन हो गया। On what factor does the resistance of a conductor is depend? Question number 6. Question number 6 बोल रहा है हमसे, on what factor does the resistance of a conductor is depend? किन किन फैक्टरों पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस पहली बात फॉर्मूला R is equals to रो L upon A। तो यहां पर R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? लेंथ के। R जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? एरिया के। और R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? रेजिस्टिविटी के। और रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है बेटा? रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है किस पे? नेचर ऑफ मटेरियल पे। इसका मतलब ये हो गया नेचर ऑफ मटेरियल। बताओ भाई, कोई डाउट? तो हमारे पास ये 6 क्वेश्चंस थे, आपने 6 क्वेश्चंस के आंसर देख लिए हैं। ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ डिपेंड में से पहला क्वेश्चन इंपोर्टेंट आपके पास ये है। आएगा तो ये आ जाएगा, अदरवाइज में से कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ इंटेक्स क्वेश्चन। इंटेक्स क्वेश्चन इतने मजेदार नहीं है करने में, हालांकि क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो थोड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं। इंटेक्स क्वेश्चन में मजा नहीं है करने में, वो फिर भी ये सारी बेसिक चीजें इतना तो आपको आना चाहिए। देखो भाई जल्दी, किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, कमेंट जिंदाबाद। दोस्तों एनसीईआरटी का बेहद इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पुटअप होता है और फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड का। तो भाई पहला क्वेश्चन सुन लो। अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज कट इनटू अ 5 इक्वल वायर्स। मतलब जरा हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझते हैं। हम पर एक वायर है जो काफी लंबा वायर है, हमने क्या किया है उस वायर को 5 इक्वल भाग में बांटा है। पर अभी हमसे कह रहा है कि जितना आपके पास वायर है तो उसका जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या है? R है। जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या है? R है। अब क्वेश्चन ये है कि भाई आपने इस वायर को 5 इक्वल भाग में बांटा है, मतलब आपने इस वायर के ऐसे टुकड़े किए जो 5 इक्वल टुकड़े हैं, 5 इक्वल भाग में आपने इसे काट दिया। अब जैसे ही आपने 5 इक्वल भाग में बांटा है तो क्या इसका रेजिस्टेंस R upon 5 और R upon 5 हो जाएगा। पता भाई? ठीक है भाई, काट दो। पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट और चौथा कट। 5 इक्वल भाग में हो गया। अब 5 वायर्स बन चुके हैं। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आप ऐसा करो, इन सारे रेजिस्टर्स को आप पैरेलल में कनेक्ट कर दो। क्वेश्चन कह रहा है ऐसा करो, आप इन सारे रेजिस्टर्स को पैरेलल के अंदर कनेक्ट कर दो। तो हम क्या करते हैं, इसका एक पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन, सेकंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, थर्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन, फोर्थ पैरेलल कॉम्बिनेशन और फिफ्थ पैरेलल कॉम्बिनेशन। और इन सभी को आप किसी एक पॉइंट पे मैच करना पड़ेगा। भाई पैरेलल की तो शर्तें हैं ये। तो ये सारे हमारे पास कितना है? R upon 5 सिमिलर भी ये है। और उसके बाद ये भी यहां से कनेक्ट हो रहा होगा एक बैटरी से। बैटरी से अपने को कोई मतलब नहीं है। अब देखो क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि अब यहां से जो आप R इक्विवेलेंट निकालोगे, यहां से अब आप जो भी R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालोगे वो R डैश के बराबर होगी। मतलब ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है एक्चुअली में वो है कितनी। और आप हमें जब ये दोनों आ जाए तो आप हमें एक काम करो, एक रेशियो बता दो R अपॉन R डैश के अंदर कि भाई रेशियो क्या है। और ये आपके पास ऑप्शंस दे रखे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा समझ में आ गया? पहली बात तो देखो यार, ऑप्शंस वाले क्वेश्चन में अपना एक प्रॉफिट होता है कि 4 में से कोई एक आंसर है। 4 में से कोई एक आंसर आप देखो।
जरा आप ये निकालना है, हमें ये फाइंड करना है, कैसे करें? ये वाली वैल्यू हमारे पास है r, जो r की वैल्यू वो r है, मतलब दिक्कत आने वाली है वो इस वाले में आने वाली है। अगर हम पैरेलल में r इक्विवेलेंट निकालें, क्या 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 प्लस 1/r5 हो जाएगा। तो r इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालनी है आपको 1/r डैश। बताओ भाई डाउट, तो मैं क्या कर दूं? 1/r1 की वैल्यू 1/r/5, तो क्या ऊपर चला जाएगा 5? क्या 5 ऊपर चला जाएगा? r/5 है तो 5 ऊपर, तो सिमिलरली सभी के अंदर भी यही होगा। क्या सिमिलरली सभी के अंदर भी यही होगा? तो हमारे पास ये आ गया। एलसीएम क्या आएगा इनका? एलसीएम क्या आएगा इसका? r। तो यहां पर एलसीएम क्या आ गया? इधर देखिए, इधर देखिए, यहां पर एलसीएम क्या आ गया? अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो एलसीएम आ गया हमारे पास r, और ऊपर वाला हमारे पास क्या आएगा? 25। जो हमारे पास वैल्यू किसकी है? r डैश की। इसका मतलब अगर यहां से r डैश निकाला जाए तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 25 अपॉन r/25। तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास r डैश की। और बिल्कुल सही बात है यार, पैरेलल के अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है, तो वही चीज यहां प्रूव हो रही है। अब मुझे क्या करना है? हमें रेशियोज फाइंड करने हैं, किसके बीच में? r और r डैश के बीच में। तो कैसे फाइंड करें? r की वैल्यू कितनी है? r डैश की वैल्यू कितनी है? r/25। तो ये 25 क्या होगा? ऊपर चला जाएगा। तो यहां पर जो वैल्यू आएगी, यहां पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 25। मतलब r से r कैंसिल आउट। इसका मतलब ये हुआ कि भाई r/r डैश का रेशियो कितना आएगा? 25/1, इट मींस 25। तो इसका आंसर कितना आना चाहिए? 1/25 गलत है, 1/5 गलत, 5 गलत। इसका आंसर जाएगा 25, डी ऑप्शन राइट। और ये भाई बोर्ड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में आने वाला क्वेश्चन। स्टार मार्क लगा लो भाई, जिसको भी ना समझ में आया हो बताओ, और रिप्लाई करो भाई कमेंट में। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक पावर इन अ सर्किट। हमारे पास ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपसे बोल रहा है इनमें से बताइए कौन सा इलेक्ट्रिक पावर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। क्या पहली बात तो ये बताइए, पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। और हम जानते हैं कि हमने इलेक्ट्रिसिटी के केस में पावर का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, पावर क्या होता है? इज इक्वल्स टू VI, पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय करंट। तो जरा देख लेते हैं, इक्वेशंस को थोड़ा इंटरचेंज कर लेते हैं। तो यहां पर हमारे पास जब खोलते हैं V को, तो क्या V क्या आएगा? जैसे अगर हम V को ओपन करते हैं तो V क्या आएगा हमारे पास? तो यहां से V निकलेगा हमारे पास क्या? V इज इक्वल्स टू I इंटू R। तो यहां पर जब हम इसको खोलेंगे तो क्या हमारे पास यहां पर P इज इक्वल्स टू I मल्टीप्लाई बाई R मल्टीप्लाई बाई I आएगा। इसका मतलब क्या, मैं इसको लिख सकता हूं I² R। तो ये हमारे पास पावर का एक फॉर्मूला जनरेट होगा। हमसे बोला है डज नॉट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक पावर, कौन नहीं करेगा? तो देखिए भाई डायरेक्टली मिल रहा है आंसर आपको। ये कर रहा है, करेगा, ये करेगा, करेगा, ये करेगा क्या? ये बिल्कुल नहीं करेगा। तो आंसर क्या आएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। तो भाई इसका आंसर क्या चला जाएगा? बी। बताइए भाई, कोई डाउट? हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वॉट when it is operated on 110 वोल्ट the power consumed will be। कितना पावर कंज्यूम करेगा? पावर की बात आ गई, तो पावर इज इक्वल टू VI। तो यहां पर I को ओपन करते तो क्या हो जाएगा भाई? V मल्टीप्लाई बाई V अपॉन
आर, मतलब पावर का लिख सकता हूं नया फॉर्मूला, वो क्या होगा हमारा v स्क्वायर अपॉन आर। कोई डाउट? क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे? क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई इलेक्ट्रिक बल्ब है, हमें इतना इतना दे रखा है, अरे ये बता कि रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम रहेगी कि नहीं रहेगी? बल्ब की तो है, अगर 110 पे हम चलाएंगे तो इस बल्ब से फ्रीज फायदा बन जाएगा, तो क्या रहेगा? रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, तो क्या करें? रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेते हैं, दूसरे वाले में रेजिस्टेंस की वैल्यू रख देंगे, वहां पावर का आंसर निकालेंगे। तो अब वही तो करना है, पहला स्टेप। फर्स्ट स्टेप इसके अंदर मैं क्या करता हूं, पावर्स दे रखा है मुझे, वोल्ट दे रखा है, क्या रेजिस्टेंस निकाल लूं? तो फॉर्मूला लगा दे P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। यहां से मुझे क्या फाइंड करना है? R की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां पर मेरे पास V स्क्वायर कितना है? तो V स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 220 मल्टीप्लाई बाय 220 अपॉन 220 मल्टीप्लाई बाय 220 अपॉन 100, जो कितना हो गया 00, और यहां पर हमारा कितना आ जाएगा 484 ओम हमारा आंसर आ जाएगा। बताओ भाई कोई डाउट है? कोई डाउट? पहले वाले क्या आ गया? आर निकल के आ गया। अब खुद सोच, क्या दे रखा है? 110 वोल्ट दे रखा है ना, 110 वोल्ट दे रखा है, क्या करूं? और आर की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस तो सेम रहेगा, तो रेजिस्टेंस सेम रहेगा, इस आर को उठा के इसके अंदर डाल देगा, पावर निकाल लेगा, तो पावर अब दूसरा निकाला जाए तो P2 की वैल्यू कितनी निकलाऊं? वो निकालूं मैं V स्क्वायर अपॉन R। V की वैल्यू इस बार 110 मल्टीप्लाई बाई 110 डिवाइड बाई R की वैल्यू 484। तो यहां पर जो आंसर निकलेगा वो आंसर आएगा 25 वॉट। सॉल्व कर सकते हो आप इसे। बताइए भाई कोई डाउट? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको करा दिया गया है। कोई डाउट? अरे बता दो भाई, आपको अभी तक 3 क्वेश्चन करा दिए एनसीईआरटी क्वेश्चंस बुक से, बाकी के आपको 6 टेस्ट क्वेश्चंस करा दिए गए। कोई भी आपको डाउट इनमें? अगर आपको फिर भी अगर कोई डाउट आता है, किसी भी टॉपिक में डाउट आता है, कोई टॉपिक समझना चाहते हो, तो बिल्कुल भाई हमें कमेंट में रिप्लाई कर सकते हो। ये क्लास आपके लिए तत्पर रहे 24 घंटे, पर आपको जवाब कमेंट में रिप्लाई करना पड़ेगा। और भाई दोस्तों, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको इसके नोटिफिकेशंस आते रहेंगे, और बेल आइकन को जरूर दबा लें। इससे हमारी कोई भी वीडियो अगर आती है तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। और अगर जो दोस्त अभी गर्दिश में डूबे हुए हैं या जिनको भी कुछ नहीं समझने आ रहा, वो चाहते हैं कि कैसे हम बोर्ड में अपने बूस्ट स्कोर करें, तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि हाउ कैन यू स्कोर बेस्ट इन द बोर्ड एग्जाम्स। मैं वो भी निकालूंगा, साइंस के लिए मैंने टिप्स भी निकालूंगा जिस तरीके से आप कर सकते हो। तो अभी लगे रहो, एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहो, ज्यादा टाइम नहीं है। ये दिमाग में रखना कि हमारे 15 फेब से एग्जाम स्टार्ट है। और उम्मीद ये भी मत लगा लेना कि कोरोना बढ़ता जा रहा है तो कोरोना के चक्कर में शायद कैंसिल हो जाए। उम्मीद मत लगाना, पेपर हो सकते हैं। अगर कोरोना आ गया, अगर बाय चांस कोरोना आता है तो पेपर की डेट ये शिफ्ट भी हो सकती है। पर अपने को दिमाग में क्या रखना है कि पेपर होंगे 15 फेब को। इससे पहले हमें अपने सैंपल पेपर्स लगाने हैं, अपनी प्रैक्टिसिंग करनी है, प्रैक्टिस शीट्स करनी है, उसके बाद अपने सारे सॉल्यूशन सॉल्व करने हैं। उसके बाद मैं आपको पूरा एक टाइम मैनेजमेंट बताऊंगा, किस तरीके से पढ़ाई करनी है, कैसे बोर्ड्स के लिए अच्छा स्कोर, अच्छे से अच्छा स्कोर हमें अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आपको अगर ये चैनल अच्छा लगा हो दोस्तों, तो बिल्कुल इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा आप कैसे अपने बोर्ड में बेस्ट से बेस्ट स्कोर कर सकते हैं इस लेक्स टाइम पीरियड के अंदर। इसलिए पढ़ो, बाकी नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत सपोर्ट करेगी, तो प्लीज देखना उस नेक्स्ट वीडियो को।